साथियों नमस्कार। आज है 29 जून 2025 और आप देख रहे हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट का करंट अफेयर्स सीरीज। तो पहला करंट अफेयर्स है जगन्नाथ टेम्पल को लेकर, क्योंकि वहाँ पर रथ यात्रा हुआ है इसलिए वो न्यूज में है। तो पहला करंट अफेयर्स क्या है? जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पहला प्रश्न है प्रख्यात जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में एक जगह है पुरी वहीं पर है ये। और ये पूछा जाए कि जगन्नाथ मंदिर किस नदी के किनारे या किस नदी के नज़दीक है? तो महानदी उड़ीसा में बहती है। तो महानदी एक नदी का नाम है। महानदी के पश्चिमी किनारा पर स्थित है जगन्नाथ मंदिर। और कुछ फीटी फैक्ट, जगन्नाथ मंदिर किस स्टाइल में बनाया गया है? तो जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है कलिंग वास्तुकला। किस वास्तुकला? आर्किटेक्चर कलिंग वास्तुकला या कलिंग आर्किटेक्चर। कलिंग वास्तुकला जो उत्तर भारत के अधिकतर जो मंदिर बनाए गए, जैसे अभी नवनिर्मित अयोध्या का राम मंदिर, वो भी नागर स्टाइल में बनाया गया है। नागर एक वास्तुकला है, तो नागर वास्तुकला का ही एक भाग है, छोटा सा भाग, कलिंग आर्किटेक्चर। जगन्नाथ मंदिर पहली बार किसने बनाया था? तो पहली बार कहा जाता है किंग इंद्रद्युमन। किंग यानी राजा इंद्रद्युमन ने बनाया था पहली बार। फिर इसे रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट किया किसने? रिबिल्ड किया अनंत बर्मन चोडगंगा। अनंत बर्मन चोडगंग या गंगा बोल सकते हैं, जो कि गंग वंश से संबंधित राजा हैं। अगला है मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो मिसाइल क्या होता है? जिसे प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। मिसाइल इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। यानी कि मिसाइल के द्वारा हम किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल को, विस्फोटक पदार्थ को दूसरे जगह भेजकर वहाँ पर अटैक करवा सकते हैं। तो मिसाइल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ज़्यादा रेंज वाला होता है, अधिक दूरी तक हमें अटैक करना है। जैसे मान लीजिए भारत से अमेरिका में अटैक करना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पर काम आता है क्योंकि इसका रेंज अधिक होता है। दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। तो मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं? इससे पीटी में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मिसाइल दो प्रकार के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल। पूछा देगा कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में किसका रेंज सर्वाधिक होता है, यानी अधिक दूरी तक जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल है। कम दूरी तक क्रूज मिसाइल। अब जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल और इसके कुछ उदाहरण। पृथ्वी के जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसे 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे ये पृथ्वी का सतह है, तो सबसे पहला ऊपरी परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में। उसके बाद फिर समताप मंडल आता है, फिर आता है मध्य मंडल जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं। मध्य मंडल के बाद फिर आयन मंडल आता है और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो ये सम्मिलित रूप से ये चार जो मंडल हैं, वायुमंडल के कैटेगरी ग्रुप हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल तक, ये चार मंडलों को कहते हैं मुख्य रूप से इंडोस्फेयर यानी अंतरमंडल, इंडोस्फेयर। और इंडोस्फेयर के बाद आता है बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फेयर, मतलब अंतरिक्ष का वो बाहरी हिस्सा हो गया, वायुमंडल का बाहरी हिस्सा, एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ जाता है, पहले ये देखते हैं। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पृथ्वी का सतह है, ये यहाँ से हमने लॉन्च किया, इसे यहाँ से लॉन्च किया, मान लिया भारत है, भारत का ये है श्रीहरिकोटा क्षेत्र है, यहाँ से लॉन्च किया। तो ये पहले वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत एक्सोस्फेयर में जाएगा। एक्सोस्फेयर से फिर मान लिया जाए पाकिस्तान पर अटैक करना है, पाकिस्तान तो नज़दीक हो गया, तो वहाँ पर क्रूज मिसाइल से भी अटैक किया जा सकता है, तो उसको हटा देते हैं। अमेरिका पर अटैक करना है मान लिया जाए, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल पहले बहिर्मंडल में जाएगा, अंतरिक्ष के बाहर, मतलब वायुमंडल की बाहरी परत में। फिर वहाँ से वो टारगेट जो सेट किया गया मिसाइल में, वहाँ पर वो हिट करेगा और यहाँ पर ब्लास्ट होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल कहने का अर्थ हुआ कि अधिक दूरी तक जाती है, हमें कंटिनेंट पर अटैक करना है, दूसरे कंटिनेंट पर अधिक दूरी पर, तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करना पड़ेगा।
बैलिस्टिक मिसाइल बहिर्मंडल से होते हुए एक परवलय पाथ, ये किस प्रकार का पाथ है? पाराबोलिक पाथ, इसको बोलते हैं परवलय पाथ या पाराबोलिक। जब कोई भी चीज़, जैसे हम कोई पत्थर आसमान में फेंकते हैं 30 डिग्री के एंगल पर, तो इस प्रकार ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे इस प्रकार गिरता है, शंकुनुमा संरचना, तो इस पाथ को बोलते हैं परवलय। जैसे ये वृत्ताकार पाथ है, गोल गोल घूमना, उसी तरह अर्धवृत्ताकार जो पथ होता है उसे क्या बोलते हैं? पाराबोलिक पाथ या परवलय रास्ता। तो परवलय रास्ता का फॉलो करती है बैलिस्टिक मिसाइल, अधिक रेंज तक जाती है और ये लगभग 15,000 किलोमीटर तक, कितना? 15,000 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ एग्जाम्पल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि सीरीज का जितना भी मिसाइल है वो सब के सब बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। तो अग्नि 5 जो है, ये भी ध्यान रखना है कि अग्नि 5 या अग्नि 5 भारत का सबसे खतरनाक, इंडियाज मोस्ट डेंजरस मिसाइल है। सबसे अधिक इसका रेंज है 7 से 8,000 किलोमीटर तक। और क्या इसका एग्जाम्पल होगा बैलिस्टिक मिसाइल का? पृथ्वी सीरीज का जितना भी मिसाइल है वो सब के सब बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ध्यान रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि आ जाता है और पृथ्वी सीरीज का आ जाता है मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अधिक इसका रेंज होता है और ये अधिक दूरी तक टारगेट को हिट कर सकता है, परवलिक पाथ का फॉलो करती है। पूछा जाए कि दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस मिसाइल का नाम बताइए। मोस्ट डेंजरस मतलब अधिक दूरी तक जो जा सकता है और अधिक एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ को ले जा सकता है अपने साथ, तो उसका नाम है RS-28 सरमाट। सम्राट नहीं, सरमाट या सरमेट भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है सटान 2। तो पूरे विश्व का सबसे खतरनाक मिसाइल जो अधिक दूरी तक भी जा सकता है और अधिक विस्फोटक पदार्थ को भी अपने साथ ले जा सकता है, उसका नाम है RS-28 सरमाट या सटान 2, जो कि रूस का एक मिसाइल है। किस देश का है? रूस का। तो पूछ दे, सटान 2 या RS-22 सरमाट किस देश का मिसाइल है? रूस का। कौन मिसाइल है ये? अधिक दूरी तक जाता है तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और इसका रेंज है लगभग 18,000 किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट कर सकता है। और भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि 5 है। अब जानते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज, क्रूज मिसाइल अधिक हाइट तक नहीं चलती। जैसे ये पृथ्वी है, ये एक ही देश या एक से जो पड़ोसी देश है वहाँ पर अटैक करना है तो क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका रेंज भी कम होता है, तो यहाँ से इसको लॉन्च करेंगे तो ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल तक जाएगा, फिर इस प्रकार इसके पैरेलल चलेगा और फिर ये इस प्रकार यहाँ पर हिट कर देगा टारगेट को। तो इसका पारावालिक जो पाथ होता है, परवलय रास्ता, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में इस प्रकार होता था, इतना घुमावदार नहीं होता, ये पैरेलल चलती इस प्रकार और छोटे से टारगेट को हिट करने के लिए इसे बनाया गया है। तो ये है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में आता है, एग्जाम्पल पूछा जाए तो ब्रह्मोस हमेशा न्यूज में रहता है, तो पूछ देगा कि ब्रह्मोस एक मिसाइल है, बैलिस्टिक है? नहीं, क्रूज मिसाइल है, यानी छोटे रेंज वाला मिसाइल है। इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। आगे जानेंगे सुपरसोनिक क्या होता है। इसे किसके सहयोग से बनाया गया ब्रह्मोस मिसाइल को? तो याद रखना आपको कि इसे भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में किस देश ने सहयोग किया भारत को? रूस ने सहयोग किया। पीटी फैक्ट। ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा मिसाइल की कैटेगरी में आता है? क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आता है। क्रूज मिसाइल की क्या खासियत है? ये छोटे से मतलब कम दूरी पर जो टारगेट उसको हिट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि एक कैलिबर मिसाइल है जो कि रसिया का है। कैलिबर मिसाइल ये भी क्रूज मिसाइल है रसिया का। एक है टोमाहॉक जो कि शायद यूएसए का है। टोमाहॉक मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जो यूएसए का है। तो याद रखना इंडिया का ब्रह्मोस। और निर्भया जो था, निर्भया मिसाइल या निर्भय मिसाइल, वो भी क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आता है। मिसाइल में सुपरसोनिक किसे कहते हैं, ट्रांससोनिक किसे कहते हैं,
और सब सोनिक किसको कहते हैं? ये मैक नंबर से निर्धारित होता है। मैक नंबर, मिसाइल में एक मैक नंबर होता है। ये क्या होता है मैक नंबर? मैक नंबर निकाला जाता है, ये अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है? ऑब्जेक्ट स्पीड, यानी कि जो मिसाइल का स्पीड है चाल, उसका स्पीड, और भागा दे देना है उसमें ध्वनि के चाल से, तो वही मैक नंबर होगा। मान लेते हैं एक मिसाइल है जिसका ऑब्जेक्ट चाल है 343 मीटर प्रति सेकेंड और ध्वनि की चाल भी 343 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसको भाग देंगे तो 1 हो जाएगा इसका मैक नंबर। तो यही है रेशियो। तो पूछ देगा कि मिसाइलों में प्रयुक्त मैक संख्या किसका अनुपात है? तो मिसाइल की चाल और ध्वनि की चाल से। यदि मैक नंबर लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम है, 0.6 है, 0.9 है, 0.8 है, तो उसे सबसोनिक कहा जाता है, उसे सबसोनिक कहा जाता है। और यदि मैक नंबर इक्वल टू 1 है तो उसे ट्रांससोनिक कहा जाता है, ट्रांससोनिक। और यदि मैक नंबर 1 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से 5 की रेंज में, मान लीजिए 1 से 5 की रेंज में है, तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। और जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी उसका मैक नंबर 1 से ग्रेटर है। और यदि मैक नंबर 5 से भी अधिक हो जाता है तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये था मिसाइल के बारे में कुछ पीटी फैक्ट और बेसिक। नाटो 2025 का आयोजन नीदरलैंड के हेग में हुआ। कहाँ हुआ इसका आयोजन? हेग नीदरलैंड में। नीदरलैंड, शॉर्ट में NTH लिख देते हैं, नीदरलैंड। नाटो क्या है? एक नॉर्थ, इसका पूरा रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसमें टोटल अभी 32 देश हैं, पीटी फैक्ट जान लेते हैं। और 32वां देश स्वीडन बना। कौन बना? स्वीडन। टोटल 32 देश हैं इसमें। और ये एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी, मतलब कि इसमें बहुत सारे देशों के मेंबर, इसलिए इसको इंटर गवर्नमेंट कहा जाता है। मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 32 देश हैं और सभी देश यूरोप के हैं या तो फिर नॉर्थ अमेरिका के हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। नाटो का हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसकी स्थापना कब हुई? 1949 में, 1949 में। नाटो का एक आर्टिकल है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5 भी बोल सकते हैं इसे रफली वर्ड में। तो आर्टिकल 5 में कहा गया कि नाटो के किसी भी एक देश पर कोई देश अटैक करता है तो वो माना जाएगा संपूर्ण नाटो के सदस्यों पर अटैक है। मान लिया जाए एक स्वीडन उसका मेंबर है, तो स्वीडन पर कोई देश अटैक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरे नाटो देश में टोटल जो 32 देश हैं उस पर अटैक कर रहा है और उसका सामना ये 32 देश मिलकर करेंगे। अगला है हमेशा खबरों में रहे नॉर्डिक कंट्री। क्या होता है नॉर्डिक देश? नॉर्डिक कंट्री, इसे नॉर्डेन भी कहा जाता है, नॉर्डेन या फिर नॉर्डिक्स भी कहा जाता है। ये उत्तरी यूरोप के देश हैं और इसका जो नॉर्डिक मतलब है, शायद तो ये स्वीडन या कहीं देश का एक रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पर नॉर्डेन कहा जाता है, नॉर्देन को, यानी कि उत्तरी भाग को। तो उत्तरी यूरोप का ये सब भाग है नॉर्डिक कंट्री। कौन कौन इसमें देश आते हैं? मुख्यतः 5 देश आते हैं इसमें। तो पहला है डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा हो जाएगा आइसलैंड, चौथा हो जाएगा नॉर्वे और 5वां हो जाएगा स्वीडन। और यही जो नॉर्डिक कंट्री है इसी का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो या अदर जितने भी रिपोर्ट हैं उसमें पहला जो अग्रणी फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक पर होता है, तो यही सब देश जनरली होते हैं, यानी विकसित देश हैं ये। डेनमार्क होते हैं उसमें, फिनलैंड, जितने भी रिपोर्ट आप देखिएगा तो इसमें यही सब आगे रहते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह। तो नॉर्डिक कंट्री नॉर्डिक मतलब नॉर्दर्न, यानी उत्तरी वाला हिस्सा, उत्तरी यूरोप का जो कंट्री है उसे नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। इसमें 5 देश शामिल हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और एक बात, ग्रीनलैंड जो एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है लेकिन इस पर डेनमार्क का कब्जा है, वो भी नॉर्डिक कंट्री में शामिल हो जाता है। और एक है फेरो आइलैंड, ये भी नॉर्डिक कंट्री का ही हिस्सा माना जाता है क्योंकि इस पर भी इनडायरेक्टली डेनमार्क का कंट्रोल है। एक और होता है कंट्री
स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री में कुल कितने देश हैं? 3 देश हैं टोटल। इसमें 3 कंट्री कौन कौन? नॉर्वे है, स्वीडन है और डेनमार्क है। स्कैंडिनेवियन देश में टोटल 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। जबकि यदि नॉर्डिक कंट्री पूछा जाए तो वहाँ पर 5 देश हो जाते हैं। डेनमार्क इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तो है ही, आइसलैंड और फिनलैंड उसमें जुड़ जाता है। अगला है दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा, कृत्रिम वर्षा। आर्टिफिशियल रेन को ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं, क्लाउड सीडिंग, बादल का सीडिंग करना। तो आर्टिफिशियल रेन क्यों करवाया जाएगा? पायलट प्रोजेक्ट में देखा जाएगा कि वो जो वर्षा होती है वो वायु प्रदूषण को कम करती है, जो डस्ट पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर है उसको पृथ्वी की सतह पर वो गिरा देती है, इसलिए ये वायु प्रदूषण कम करने में कारगर है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन कैसे किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, साल्ट लवण का प्रयोग किया जाता है, ड्राई आइस जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे ये बादल है या मॉइस्चर प्रेजेंट है वायुमंडल में, बहुत सारा मॉइस्चर है, आर्द्रता। तो इसमें सिलिकॉन आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस वगैरह या साल्ट कुछ इंजेक्ट किया जाता है, बादलों में इंजेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, बादल की जो जलवाष्प है, मॉइस्चर, वो संघनित होकर वाटर ड्रॉपलेट, बड़े बड़े पानी की बूंद बन जाता है, और ये जब भारी हो जाता है तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिरने लगता है, इसी को ही कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो सिलिकॉन आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो बादल जो है वो संघनित होकर, मॉइस्चर संघनित होकर जल की बूंद में निर्माणित हो, और इसके लिए एक है कि मॉइस्चर रहेगा वायुमंडल में, तभी ये कृत्रिम वर्षा करवाया जा सकता है, वो भी छोटे से क्षेत्र में। तो पूछा जाए कि आर्टिफिशियल रेनफॉल में या क्लाउड सीडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस और कुछ साल्ट। अगला है कुछ फाइटर जेट या लड़ाकू विमान जिसे बोलते हैं हिंदी में, फाइटर जेट या फाइटर एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में से। तो ये कौन कौन देश से संबंधित है? राफेल, पीटी में पूछा जा सकता है। तो राफेल ये फ्रांस का है, तो कैसे याद रख सकते हैं इसे? राफेल, फ आ गया बीच में तो फ से फ्रांस, ऐसे याद रख सकते हैं। S-400, एस रसिया, रूस का है ये। F-15 ये अमेरिका का है फाइटर जेट। और एक सुखोई 30 या 30, ये किस देश से संबंधित है लड़ाकू विमान? ये भी रूस से संबंधित है। अगला है बिहार के नगर, ये BPSC या बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो जाएगा। बिहार के नगर निकाय चुनाव एवं उपचुनाव में 28 जून को यानी कि कल को पहली बार पूरे देश भारत में ई वोटिंग किया गया। ई वोटिंग एक मोबाइल ऐप के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन जो मतदाता केंद्र नहीं पहुंच सकते हैं, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग लोग, गर्भवती एवं प्रवासी मतदाता, उनके द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया। तो ई वोटिंग करवाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। कब करवाया? 28 जून को। 2029 में विश्व पुलिस खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विश्व पुलिस खेलों का आयोजन भारत में किया जाएगा 2029 में। भारत के बाघ आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व जिसको बोलते हैं TR, टाइगर रिजर्व। तो 58वां बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन बना है? टाइगर रिजर्व। इसका नाम है माधव नेशनल पार्क। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। M से मध्य प्रदेश, M से माधव। 17th जो टाइगर रिजर्व बना वो भी मध्य प्रदेश में ही है, जिसका नाम है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 56th जो बना था उसका नाम था, क्या नाम था? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये तीनों याद रख सकते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड राज्य में है। 1973 में ये बना था, जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, उसी टाइम। पूछ देगा कि चर्चा में रहे UN80 पहल क्या था, और ऑप्शन दे देगा ये 80 देशों को शामिल करने का पहल है यूनाइटेड नेशन में, नहीं। तो UN80 पहल का मुख्य उद्देश्य UN में इफेक्टिवनेस लाना, प्रभाविता को बढ़ाना, सुधार कैसे किया जाए इस पर ध्यान देना। सुगम्य भारत ऐप
किससे संबंधित है ये? सुगम्य भारत ऐप, ये 2021 में लॉन्च हुआ। ये संबंधित है, जैसे दिव्यांगजन हैं, वृद्ध लोग हैं और जितने भी लोग हैं वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बाधा है, बैरियर है, कहीं गड्ढा है, कहीं ये है, कहीं वो है, तो उसको रिपोर्ट इस ऐप के माध्यम से उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये इसको मरम्मत करने की आवश्यकता है। अगला है लीची के बारे में। तो लीची का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, चीन। भारत में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? बिहार। अभी बिहार के जो शाही लीची है जिसका उत्पादन मुजफ्फरपुर और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है उसको जीआई टैग मिला। अगला है कि युवाओं में यानी यूथ को टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बड़ा है ऑल ओवर द कंट्री। क्यों? तो डायबिटीज़ किसके कारण होता है? इंसुलिन जब हमारे शरीर में अधिक उत्पादित पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में या पर्याप्त जितना ज़रूरत है उतना प्रोड्यूस नहीं होता है तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण है फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहना, शारीरिक मेहनत नहीं करना, मोटापा, शुगरी फूड यानी जिसमें चीनी कंटेंट अधिक है उसको अधिक कंज्यूम करना। तो पूछ देगा इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? ये पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का सिंपल सा मतलब है प्रोटीन वाला हार्मोन। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन हार्मोन। जनरली जितने भी हार्मोन होते हैं, सभी नहीं, बहुत सारे अधिकांशतः हार्मोन प्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड होते हैं। और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है ये हार्मोन? हमारे पाचन अग्न्याशय जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में, अग्न्याशय के बीटा कोशिका के द्वारा। अगला है एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ, एक शहर है चाइना में किंगडाओ या किंगडाओ में, और वहाँ पर भारत की तरफ से रक्षा मंत्री गए थे। उन्होंने साइन करना, उसके ड्राफ्ट जो डॉक्यूमेंट था, प्रारूप डॉक्यूमेंट, उस पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें पहलगाम टेरर अटैक के बारे में जानकारी या शामिल लिखा नहीं गया था उस ड्राफ्ट में। जबकि जो जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था पाकिस्तान में, उसको लिख दिया, हाईलाइट कर दिया, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक को हाईलाइट नहीं किया था इसलिए। तो एससीओ एक यूरेशियन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूरेशिया के जितने भी देश हैं उसमें मेंबर हैं। सेंट्रल और साउथ एशिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन करता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। और भारत इसका फुल मेंबर कब बना पूछा जा सकता है, तो 2017 में। और इसके जो स्थापना करने वाले देश हैं, फाउंडिंग मेंबर, उसमें आता है चीन, आता है रूस, आता है कजाकिस्तान, आता है किर्गिस्तान, आता है तजाकिस्तान, आता है और उज्बेकिस्तान आता है। और 2025 में 10 मेंबर इसमें, अभी जो एट प्रेजेंट 2025 की बात करें तो इसमें टोटल 10 सदस्य है। भारत 2017 में फुल मेंबर इसका बना। अभी भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस है, और बाकी फाउंडिंग मेंबर हैं। उद्देश्य इसका प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाना, क्षेत्रीय जो सहायता है या सुरक्षा उस पर काम करना, टेररिज्म को ख़त्म करना। उद्देश्य टेररिज्म को ख़त्म करना, और उसके ड्राफ्ट स्टेटमेंट में पहलगाम टेरर अटैक के बारे में जानकारी ही नहीं थी, ये तो भेदभाव हो गया। एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करना, बॉर्डर इश्यू को दूर करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन इसका उद्देश्य है। तो इसमें पीटी फैक्ट है कि एससीओ की स्थापना कब हुई और भारत इसका फुल मेंबर कब बना? 2017 में भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। और प्रस्तावना अभी न्यूज में बना हुआ है कि प्रस्तावना में जोड़े गए जो शब्द हैं पंथनिरपेक्षता और समाजवादी, उसको हटाना चाहिए। तो प्रस्तावना से संबंधित पॉलिटी में हमेशा पीटी में क्वेश्चन रहता ही है हर एक एग्ज़ाम में। तो इससे संबंधित डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, तो यही था आज का करंट अफेयर्स।